एपिसोड 14 पेशकश मीरे कारवां। मैं बड़े आराम से पैरों के बल जमीन पर आया था, जैसे मैंने खुद किसी ऊंची जगह से छलांग लगाई हो। और ये वही मौका था जब पांडे के हरीफ ने उसके सीने में गोलियां उतार दी थी। खबरदार! पांडे के हरीफ की चीखती हुई आवाज आई, कोई अपनी जगह से हरकत न करे वरना मैं गोली मार दूंगा। मैं उस वक्त पंडित मोहन की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन उस शख्स ने एक बार फिर चीख कर मुझे खबरदार किया मैं अपनी जगह से हरकत ना करूं। उसके साथ ही उसने पिस्तौल का रुख मेरी तरफ कर दिया, लेकिन ठीक उसी लम्हे हाल की फिजा एक बार फिर फायर की आवाज से गूंज उठी। ये गोली बमला ने चलाई थी, जो बालकनी से उतरकर जीने की तरफ आ गई थी, और उसने जीने पर पड़ा हुआ पंडित मोहन वाला पिस्तौल उठाकर फायर कर दिया था। गोली उस शख्स की टांग पर लगी थी, जिसने मुझे पिस्तौल की जद पर ले रखा था। उसने एक और गोली चला दी और इस मर्तबा उसका निशाना खाली गया। वो शख्स लंगड़ाता हुआ किचन में घुस गया। पंडित मोहन ने भी उसी की तरफ दौड़ लगा दी थी। दयानाथ ने भी एक तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन शेरपानी उसे दबोच लिया और उसे घसीटता हुआ एक सोफे के पीछे ले गया। किचन की तरफ से चलाई जाने वाली एक गोली मधुमाला की टांग पर लगी, जो एक तरफ खड़ी ये सब कुछ देख रही थी। उसकी जिंदगी में ऐसा वक्त पहले कभी नहीं आया था। वो खौफ से थर थर कांप रही थी। टांग पर गोली लगी तो वो चीखती हुई नीचे गिरी। बमला ने भी सीढ़ियों से छलांग लगा दी। बमला बहुत अरसे से मेरे साथ थी। पहले वो भी मधुमाला की तरह थी, नाज उठवाने वाली, लेकिन सारस्का के जंगल में पेश आने वाले वाक़े के बाद वो तो एकदम बदल गई थी। ऋषिकेश से शोभा और सोनिया के अगवा के बाद वो हरिद्वार में उसने जिस तरह गुंडों पर गोलियां चलाई थी, वो एक काबिले तारीफ बात थी। और इस वक्त भी गोया वो फार्म में आ गई थी। वो दोनों हाथों में पिस्तौल थामे किचन के ऐन सामने आ गई और पैदल पैर ट्रिगर दबाती चली गई। उसे ताबड़तोड़ फायरिंग से बचने के लिए पंडित मोहन ने किचन का दरवाजा बंद कर दिया था। किचन में मिट्टी के तेल का चूल्हा इस्तेमाल होता था। केरोसिन का ड्रम किचन के दरवाजे के बाहर की तरफ दीवार के साथ रखा हुआ था। बमला की चलाई हुई आखिरी गोली उस ड्रम में लगी। तेल की धार बह निकली, जिसने फौरन ही आग पकड़ ली। किचन के सामने आग बड़ी तेजी से फैलने लगी थी। बमला ने आग की परवाह किए बगैर दौड़कर किचन के करीब पहुंच गई। दरवाजा बंद ही था, उसने बाहर से कुंडा लगा दिया। फर्श पर बहता हुआ तेल दरवाजे के नीचे से किचन के अंदर दाखिल होने लगा। इस तरह आग के शोले अंदर भी पहुंच गए। अंदर से दरवाजा धड़ाधड़ बजाया जाने लगा। शेरपा ने दीनानाथ को छोड़कर मधुमाला की तरफ दौड़ लगा दी। दीनानाथ ने हाल के अकबी दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, तो मैंने लपक कर उसे पकड़ लिया। शेरपा मधुमाला को कंधे पर लाद कर बाहर की तरफ दौड़ा। आग बड़ी तेजी से फैलने लगी थी। मैंने चीख कर बमला को बाहर निकल जाने को कहा और दीनानाथ को घसीटता हुआ मैं भी दरवाजे की तरफ लपका। शेरपा ने मधुबाला को इमारत से दूर ले जाकर घास पर डाल दिया और दौड़ता हुआ पोर्च में पहुंच गया। साहब जी, अपनी गाड़ी निकालो, दूर ले जाओ, गेट की तरफ जल्दी करो, उसे मेरी तरफ देखते हुए कहा और पांडे वाली गाड़ी का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गया। मैंने दीनानाथ को बमला के हवाले किया और दौड़ता हुआ अपनी गाड़ी में बैठ गया और इंजन स्टार्ट करके उसे रिवर्स गियर में पीछे गेट की तरफ लेता चला गया। शेरपा भी अपनी गाड़ी पीछे ले आया था। हवेली के हाल में आग फैल गई थी। मिट्टी का बहता हुआ तेल जहां भी पहुंचता था, वहां उसने शोले भड़का दिए थे। अंदर से चीहों की आवाजें भी सुनाई दे रही थी। पांडे और नेपाली मुलाजमा की लाशें भी अंदर ही थीं। इन्हें बाहर निकालने का मौका ही नहीं था। मैं जानता था कि चंद मिनट में पूरी हवेली आग की लपेट में आ जाएगी। मेरी कार की डिक्की में एक रस्सी मौजूद थी। मैंने रस्सी निकालकर दीनानाथ के हाथ पैर बांधकर उसे कार की पिछली सीट पर डाल दिया, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इस वक्त हम जाएंगे कहाँ। अचानक मेरे जहन में एक झमाका सा हुआ। माया मती का मकान मौजूद था और वो मकान हमारे लिए बेहतरीन पनाहगाह साबित हो सकता था। साहब जी, शेरपा की आवाज सुनकर मैं चौंक गया। बेबी का टांग से खून बह रहा है। मैंने इसे कपड़े से बांध दिया है, लेकिन इसका इलाज जरूरी है। आप अपना गाड़ी पर बैठकर हमारे पीछे पीछे आओ। मैंने पांडे वाली गाड़ी की तरफ देखा। मधुमाला सीट पर नीम दराज थी। उसने अपने दांत बेंच रखे थे। चेहरे पर कर्ब के आसार नुमाए थे। कहाँ चलोगे? मैंने पूछा। आप हमारे पीछे आओ। शेरपा ये कहते हुए हवेली का फाटक खोल दिया और फिर अपनी गाड़ी में बैठ गया। मैंने भी अपनी गाड़ी में बैठकर इंजन स्टार्ट कर दिया। बमला भी दूसरी सीट पर बैठ चुकी थी। हवेली के अंदर आग फैल चुकी थी। शोले अब खिड़कियों से बाहर लपक रहे थे। तपशते शीशे चटक चटक कर टूट रहे थे।
लकड़ियों के चटकने की आवाजों और शोलों की भड़बड़ाहट में पंडित मोहन और उसके साथियों की चीखों की आवाजें दब गई थीं, या फिर वो जलकर भस्म हो चुके थे। हवेली के फाटक से निकलकर मैंने शेरपा की गाड़ी को आगे निकलने का रास्ता दे दिया और अपनी गाड़ी उसके पीछे लगा दी। दोनों गाड़ियां पहाड़ों में बल खाती हुई एक दूसरे के पीछे दौड़ने लगी। इन खतरनाक रास्तों पर शेरपा बड़ी तेज रफ्तारी का मुजाहरा कर रहा था और इसकी वजह से मुझे भी अपनी कार की रफ्तार तेज रखनी पड़ रही थी, क्योंकि ये रास्ता वो नहीं था जिस पर मेरा शहर आना जाना रहता था। दाएं बाएं पहाड़ियों में कई तंग से रास्ते थे और अगर शेरपा किसी ऐसे रास्ते पर मुड़ जाता तो मेरे लिए उसे तलाश करना मुश्किल हो जाता। शेरपा की गाड़ी एक तवील चक्कर काटकर दरिया भागमती की तरफ निकल आई थी। दरिया की तरफ मुड़ते हुए मैंने गर्दन घुमाकर पहाड़ियों की तरफ देखा तो मेरे मुंह से बेख्तियार गहरा सांस निकल गया। उस तरफ आसमान पर गोया आग सी लगी हुई थी। लगता था जैसे इन पहाड़ियों के बीच में किसी जगह आतिशा फट पड़ा हो। हवेली में लगी हुई आग के शोलों ने सर उठाकर उस तरफ की फिजा को अपनी लपेट में ले लिया था। दोनों गाड़ियां भागमती के किनारे के साथ साथ आगे नाहमवार से रास्ते पर दौड़ती हुई पशपाई नाथ डिस्ट्रिक्ट में गोरी घाट मंदिर की तरफ निकल गईं। दरिया भागमती रिंग रोड के साथ ललितपुर की तरफ चला गया था और साथ ही शेरपा की गाड़ी निक्सल रोड की तरफ मुड़ गई थी और फिर रॉयल पैलेस के करीब लाजम रोड से होते हुए हम सोमवा नाथ की तरफ निकल आए। ये भी शहर का पोश इलाका था। बड़े बड़े बंगले थे। एक बड़े मद स्टोपा के करीब, एक बहुत बड़े बुद्ध स्टोपा के करीब से गुजरते हुए शेरपा की कार एक कुशादा गली में दाखिल होकर एक बंगले के गेट के सामने रुक गई। मैंने भी गाड़ी उसके पीछे रोक ली। ये रात का आखिरी पहर था। हमें शहर में गुजरते हुए कोई गाड़ी नजर नहीं आई थी और ये तो रिहायशी इलाका था। यहाँ तो बिल्कुल सन्नाटा था। शेरपा ने 2-3 मरतबा कार का हॉर्न बजाया तो कहीं से एक बूढ़े ने गेट खोला। उसके जिस्म पर महसूस नेपाली लिबास था। वो गहरी नींद से जागा था और उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। ये बहुत बड़ा बंगला था। दोनों कारें आगे पीछे रुक गई। मैं इंजन बंद करके नीचे उतर आया। शेरपा ने मुझसे पहले अपनी गाड़ी से उतरकर मधुमाला को गोद में उठा लिया था। हम दोनों उस बूढ़े नेपाली से पहले ही बरामदे से होते हुए हाल में आ गए। शेरपा ने मधुमाला को एक सोफे पर लटा दिया और टेलीफोन की तरफ लपका। मैं मधुमाला की तरफ मुतवज्जा हो गया। उसके चेहरे पर बेपनाह करब था। उसे दोनों हाथों से दाएं टांग को पकड़ रखा था। गोली घुटने से 6-7 इंच ऊपर रान में लगी थी और गोश्त में बेबस हो गई थी। शेरपा ने उस जगह अगरचे पट्टी बांध दी थी लेकिन खून रिस रहा था। शेरपा ने फोन का रिसीवर पटक दिया और गुस्से में कुछ बड़बड़ाने लगा। क्या हुआ? मैंने पूछा। मैं समझ गया था वो किसी डॉक्टर को फोन कर रहा था। वो डॉक्टर कम बहुत या तो सो रहा है या घर पर नहीं है। कॉल रिसीव ही नहीं हो रही। शेरपा बोला। मेरी गाड़ी से दीनानाथ को उठाकर अंदर ले आओ। मैंने डॉक्टर का बंदोबस्त करता हूँ, मैं ये कहते हुए बाहर आ गया। बमला उस वक्त गाड़ी में ही बैठी हुई थी और उस वक्त गाड़ी से उतरकर बरामदे में आ गई। शेरपा ने पिछली सीट पर बंधे हुए दीनानाथ को उठा लिया। मैंने ड्राइविंग सीट पर आकर इंजन को स्टार्ट किया और गाड़ी को गेट की तरफ रिवर्स गियर में लेता चला गया। शहर की सुनसान सड़कों पर तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाने में मुझे कोई दुश्वारी पेश नहीं आ रही थी। वेनकॉल डिस्ट्रिक्ट में सुपरमार्केट के करीब मायावती के फ्लैट तक पहुंचने में मुझे कोई दुश्वारी पेश नहीं आई थी। मायावती मुझे अपने सामने देखकर बदहवास सी होगी। क्या बात है हैरियत? बमला तो ठीक है ना? उसके लहजे में नींद का खुमार था। आंखें सुर्ख हो रही थी। बमला ठीक है, एक और इमरजेंसी है, मैंने कहा और मुख्तसर तौर पर उसे सूरत हाल से आगाह करते हुए बोला। तुम्हारे पास कुछ न कुछ ऐसी चीजें जरूर होंगी जिससे गोली निकालने में मदद मिल सके। अब जल्दी से मेरे साथ चल पड़ो। मायावती अलमारी खोलकर जरूरी चीजें बैग में रखने लगी। वो फ्लैट में अकेली थी। उसके साथी को तो कई रोज पहले देशमुख के आदमियों ने गला घोंटकर हलाक कर दिया था। जरूरी चीजें बैग में डालने के बाद वो दूसरे कमरे में जाकर कपड़े बदलने लगी और उस काम में उसे चंद मिनट से ज्यादा नहीं लगे थे। उसके 2-3 मिनट बाद हमारी गाड़ी तेज रफ्तारी से सड़कों पर दौड़ रही थी। इस वक्त 5 बज चुके थे। सड़कों पर अब इक्का दुक्का गाड़ियां भी नजर आने लग गई थी, लेकिन मुझे शेरपा की कोठी तक पहुंचने में चंद मिनट से ज्यादा नहीं लगे थे। मधुमाला का चेहरा जर्द हो रहा था। जख्म से खून अगरचे ज्यादा नहीं बहा था, लेकिन खौफ ज्यादा था जिसने उसे निढाल कर दिया था। मधुमाला अब भी इस वक्त शबख्वाबी के लिबास में ही थी। ये मैक्सी किस्म का लिबास था जिसका एक हिस्सा खून आलूद हो चुका था। मायावती ने फौरन ही अपना काम शुरू कर दिया। ये भी गनीमत था कि उसके पास घर में ऐसी चीजें मौजूद थी जो इस वक्त काम आ रही थी, खास तौर पर लोकल एनेस्थीसिया
और ये लोकल एनेस्थीसिया का इंजेक्शन तो बहुत ही काम दे रहा था। लोकल एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाने के बाद बमला मधुमाला के पास इस तरह बैठ गई थी कि उसकी नजर अपने जख्म की तरफ ना उठ सके, जबकि मैं इस ऑपरेशन में मायावती की मदद कर रहा था और शेरपा जख्मी भेड़िया की तरह कराकर आसपास ही टहल रहा था। मायावती तेजधार नश्तर की मदद से जख्म को अंदर से कुरेदती रही। गोली हड्डी में आड़ी होकर फंस गई थी और उसे निकालने के लिए खासी दुश्वारी का सामना करना पड़ा था। मायावती तजर्बाकार नर्स थी। वो कई नाजुक ऑपरेशनों में अस्पताल के सर्जन की मददगार रही थी। उसका अस्पताल का तजर्बा इस वक्त काम आया और वो ये ऑपरेशन करने में कामयाब रही। गोली निकल आई थी। ड्रेसिंग के बाद मधुमाला को कमरे में ले जाकर बेड पर लटा दिया गया। मायावती ने एक और इंजेक्शन लगा दिया, जिसके थोड़ी ही देर के बाद वो नींद की आगोश में पहुंच गई। अब परेशानी की कोई बात नहीं, मायावती ने कहा। मैं शाम को आकर देख लूंगी। चंद रोज आराम की जरूरत है, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मायावती ने नाश्ता हमारे साथ ही किया और जब वो जाने लगी तो शेरपा तैयार हो गया। चलो मैं तुम्हें छोड़ दूं। शेरपा को वापस आने में तकरीबन पौन घंटा लगा था। मैं इस वक्त लॉन में दरख्त के नीचे कुर्सी पर बैठा हुआ था। ये बहुत बड़ा लॉन था। एक तरफ मसनूई पहाड़ी बनी हुई थी जिस पर जा बजा पौधे लगे हुए थे और पानी का एक झरना बह रहा था। शेरपा ने अंदर जाकर मधुमाला को देखा और फिर मेरे पास आकर बैठ गया। कुछ देर हम मधुमाला के बारे में बातें करते रहे। शेरपा उसके लिए बहुत परेशान था और मैं उसे तसल्ली दे रहा था कि अब उसके लिए खतरे की कोई बात नहीं, वो जल्द अच्छी हो जाएगी। वो लोग कौन थे? शेरपा ने सवालिया निगाहों से मेरी तरफ देखा। तुम्हारी उनसे क्या दुश्मनी थी? उनकी दुश्मनी मुझसे नहीं, पांडे से थी। वो तीनों इंडिया से आए हुए पंडित थे। उनके साथ दीनानाथ यही का रहने वाला था। उससे मैंने कुछ हिसाब किताब करना है। लेकिन तुम पांडे के बारे में क्या जानते हो? और ये बंगला किसका है? ये बंगला मधुमाला के बाप का है। वो अपने कबीले का सरदार है। पहाड़ों में अपने कबीले के साथ रहता है और कभी कभार यहाँ आता है। चंद महीने पहले पांडे से इसकी मुलाकात हुई थी, जो मधुमाला की वजह से दोस्ती में बदल गई और मधुमाला उनके साथ रहने लगी। पांडे को मैं बिल्कुल नहीं जानता। वो कौन है, कहाँ से आया था, मुझे इसके बारे में सरदार या मधुमाला ने कभी नहीं बताया था। मैंने कभी पूछा भी नहीं था। मैं तो खिदमतगार हूँ, सरदार के मामलात में दखल नहीं दे सकता। लेकिन तुम शायद पांडे को अच्छी तरह जानते हो। वो कौन था और पंडितों से इसकी क्या दुश्मनी थी? पांडे इंडिया का एक पुलिस ऑफिसर था और कुछ अरसे पहले हिंदुस्तान के एक मंदिर से खजाना चुरा कर भागा था और पूरे हिंदुस्तान के पंडित उसे तलाश कर रहे थे। मैंने जवाब दिया और फिर से पांडे के बारे में बताने लगा। ओह, इसीलिए सरदार उससे बहुत खुश था। पांडे ने उसे एक नई कार भी लेकर दी थी। शेरपा बोला। क्या सरदार भी शेरपा है? मैंने पूछा। नहीं, उसका ताल्लुक चीन की सरहद के करीब आबाद एक कोदारी कबीले से है। उनकी कदीम रस्में बड़ी ही अजीबोगरीब हैं। यूं तो ये कबीला उन पहाड़ों में चाय की काश्त करता है, लेकिन इनकी आमदनी का बड़ा जरिया इनकी औरतें हैं। मैं समझा नहीं। मैंने उलझती हुई नजरों से उसकी तरफ देखा। इस कबीले की औरतें बड़ी हसीन होती हैं, शेरपा ने जवाब दिया। ये औरतें शादी के बगैर भी दूसरों के साथ रहने में कोई हरज नहीं समझती और उनके मर्द इसका मुआवजा वसूल करते हैं। एक औरत कई दिन, कई महीने या कई साल तक किसी मर्द के साथ रह सकती है। लड़की के घर वालों को इसका किराया मिलता रहता है। ये किराएदार पर मुनहसिर है कि वो किसी औरत को कितना अरसा अपने पास रखना चाहता है। ऐसे ही समझ लो जैसे तुमने 6 महीनों के लिए कोई मकान किराए पर लिया हो। किराया पूरा हो गया तो मकान छोड़ दिया। ये मर्द की पसंद पर मुनहसिर है कि वो किराए की मुद्दत बढ़ा भी सकता है। हैरत अंगेज, मैंने कहा। इसमें हैरत की कोई बात नहीं, शेरपा ने जवाब दिया। मैंने तुम्हें मस्तांग कबीले के बारे में भी बताया था, जिनकी औरतें बैक वक्त कई शादियां करती हैं। हाँ, ये दीनानाथ वो कौन आदमी है जिसे तुम बांध कर यहाँ लाए हो? तुमने कहा था कि इसके साथ तुम्हारा भी कुछ हिसाब है। हाँ, मैंने कहा और फिर इसे इन लोगों के बारे में बताने लगा। आखिर में मैं कह रहा था, नेपाल के लोग बहुत सादा लोग हैं। ये लोग मेहनत और मुशक्कत पर यकीन रखते हैं, लेकिन ये लोग इनके खून में हेरोइन का जहर भरकर इनकी जिंदगी को निचोड़ लेना चाहते हैं। दीनानाथ इसी ग्रोह का आदमी है जो इत्तेफाक से हमारे हाथ लग गया है। मैं उससे कुछ बातें पूछना चाहता हूँ। तो फिर चलो, देर क्यों कर रहे हो? शेरपा एक झटके से उठा था।
उससे जो कुछ पूछना है पूछ लो, और फिर उसका गला घोंट कर लाश पहाड़ियों में फेंक देंगे। कुत्ते और भेड़िए दावत उड़ाएंगे। हम उठकर अंदर आ गए। मधुमाला सो रही थी और उसके करीब ही सीटी पर बमला भी पड़ी सो रही थी। हम उस कमरे में आ गए जहाँ दीनानाथ बंधा हुआ पड़ा था। उसे अभी तक खाने पीने को कुछ नहीं दिया गया था। शेरपा मुझे वहां छोड़कर बाहर आ गया। उसकी वापसी 5 मिनट बाद हुई थी। उसे दीनानाथ के पैर खोल दिए और जोरदार ठोकर मारते हुए कराया। तो पंडितों को हवेली में लाने वाले तुम थे। तुम्हारी ही वजह से हमारी बेबी को गोली लगी है। ये बात कोदारी सरदार तक जरूर पहुंचेगी और वो नागपाल को जिंदा नहीं छोड़ेगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारी हड्डियों का सुरमा बनाऊंगा। उठो, नीचे तहखाने में चलो। शेरपा उसे ठोकरें मारता हुआ कमरे से निकाल लाया। तहखाने का रास्ता सीढ़ियों के नीचे था और उसके अंदर दाखिल होकर उसने तहखाने का दरवाजा बंद करने की कोशिश नहीं की थी। तहखाने में पहुंचते ही शेरपा ने दीनानाथ के कूल्हे पर एक जोरदार ठोकर रसीद कर दी। उसके हाथ बंधे हुए थे। वो लड़खड़ा कर मुंह के बल गिरा। उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई थी। साहब जी से जो पूछना है जल्दी पूछ लो, मैंने भी इससे हिसाब किताब करना है, शेरपा ने कहा। मेरे कहने पर शेरपा ने पुष्प पर बंधे हुए दीनानाथ के हाथ खोल दिए और मैंने दीनानाथ के सामने खड़े होकर सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर दिया। दीनानाथ टालने की कोशिश कर रहा था। चांगली कहाँ है? मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए एक और सवाल किया। मैं नहीं जानता, दीनानाथ ने जवाब दिया। मैं जानता हूं तुम आसानी से जुबान नहीं खोलोगे, लेकिन तुम जैसे बेजमीर और बेदीन लोगों का इलाज मेरे पास है, मैंने कहा और उसके साथ ही उसके जबड़े पर जोरदार घूंसा रसीद कर दिया। दीनानाथ लड़खड़ा कर पीछे हटा। उसके मुंह से खून की धार बह निकली थी। वो आस्तीन से खून पूंछने लगा, लेकिन उसी वक्त शेरपा ने उसकी कनपटी पर घूंसा मार दिया। दीनानाथ एक बार फिर चीख उठा। साहब जी अब सवाल पूछो, दूसरा काम मैं करता हूँ, शेरपा ने कहा और दीनानाथ के मुंह पर दूसरा घूंसा जड़ दिया। और फिर मैं सवाल पूछता रहा और शेरपा दीनानाथ की तवाज़ा करता रहा। एक मौके पर दीनानाथ ने शेरपा के मुंह पर भी घूंसा रसीद कर दिया। शेरपा का निचला होंठ फट गया और खून रिसने लगा। मुझे हाथ मारकर बहुत अच्छा किया तुमने, शेरपा कर्राया। अब मुझे गुस्सा आएगा और मैं तुम्हारी कुछ सेवा कर सकूंगा। और फिर शेरपा को वाकई गुस्सा आ गया। वो दीनानाथ पर ताबड़तोड़ हमले करता रहा। कभी उसे उठाकर पटक देता और कभी उस पर लातों और घूंसों की बारिश कर देता। दीनानाथ वाकई बहुत साहसजान साबित हुआ था। उसकी चीखें तहखाने में गूंजती रही और बिलाहिर से जुबान खोलनी ही पड़ी। उसने जो कुछ बताया था वो बड़ा ही सनसनीखेज था। उसके कहने के मुताबिक नागपाल के 2 आदमी हंगामों के दौरान जनूबी नेपाल की तरफ चले गए थे, जहां बेदर्दी के करीब हिंदुस्तानी के शिमाली इलाके जात शिमाली रियासत हिमाचल प्रदेश की सरहद मिलती थी। वो लोग हिंदुस्तान से हेरोइन की सप्लाई की पहली खेप लेकर काठमांडू आने वाले हैं। हेरोइन की ये खेप धूलगरी के पहाड़ी सिलसिले में वाक़या शाही रॉयल धरपतन हंटिंग रेजरवायर के करीब यदमी के मुकाम पर पहुंचाई जाएगी, जहां से उसे किस्तों में काठमांडू मुंतकिल किया जाएगा। दीनानाथ के कहने के मुताबिक नागपाल के कुछ आदमी, जिनके साथ जनरल खोराट के भी 2 आदमी मौजूद थे, कई रोज पहले सरहदी इलाके में पहुंच चुके थे, जहां पोस्ट की बकसरत काश्त होती थी। वो लोग इस इलाके में हेरोइन की फैक्ट्री लगाने के इम्कानात का जायजा ले रहे थे। नागपाल और चांगली कहाँ हैं? मैंने पूछा। नागपाल तो यही है और चांगली 2 आदमियों के साथ यदमी गया हुआ है, जहां वो हिमाचल प्रदेश से आने वाली हेरोइन की खेप वसूल करेगा। हेरोइन कितनी लाई जा रही है? मैंने एक और सवाल किया। कम से कम 500 किलो, दीनानाथ ने जवाब दिया। मेरे दिमाग में तो धमाके से होने लगे। 500 किलो हेरोइन से तो काठमांडू की पूरी आबादी को मौत की नींद सुलाया जा सकता था। वो लोग हेरोइन लेकर कब पद्मी पहुंचेंगे? मैंने पूछा। इस महीने की 6 तारीख को, दीनानाथ ने जवाब दिया। इसके 2 दिन बाद 150 किलो हेरोइन की पहली किस्त काठमांडू पहुंचा दी जाएगी और शहर में हेरोइन का जो सैलाब आएगा उसे कोई नहीं रोक सकेगा। अक्लमंद लोग तो वही होते हैं जो सैलाब आने से पहले ही बंद बांध ले। मैंने कहा, हमें पता चल गया है, इसलिए अब हेरोइन का ये सैलाब काठमांडू की तरफ नहीं आएगा और तुम इसके साथ मेरा भी हिसाब बाकी है। शेरपा ने मेरी बात काट दी। कुंवारी सरदार को अगर पता चल गया कि इसकी बेटी को नागपाल के किसी आदमी ने गोली मारकर जख्मी किया है, तो वो अपने पूरे कबीले के साथ नागपाल पर चढ़ दौड़ेगा।
शहर में एक बार फिर खूनी हंगामे शुरू हो जाएंगे, कई बेगुनाह लोग भी मारे जाएंगे। इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि सरदार को इस वाकये की इत्तला न मिलने पाए। बाद में किसी वक्त पता चले तो हम इसे संभाल लेंगे। तो फिर इसका क्या करोगे? मैंने पूछा। इसकी हड्डियों का सुरमा बनाऊंगा, शेरपा ने कहा। तुम ऊपर चले जाओ साहब जी, मैं इसको देख लेता हूँ। मैं चंद लम्हे शेरपा और दीनानाथ की तरफ देखता रहा और फिर ऊपर आ गया। कमरे में झांक कर देखा तो बमला और मधुमाला इस वक्त भी सो रही थी। मैंने बूढ़े नेपाली को चाय के लिए कह दिया और बाहर आकर दरख्त के नीचे कुर्सी पर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद बमला बदहवासी के आलम में दौड़ती हुई बाहर आ गई। ये चीहों की आवाजें कहाँ से आ रही हैं? वो वहशतज़दा सी नजरों से इधर उधर देख रही थी। घबराओ नहीं, मैंने जवाब दिया। शेरपा तहखाने में दीनानाथ के साथ बॉक्सिंग की मशक कर रहा है। ओह, बमला ये कहते हुए दूसरी कुर्सी पर बैठ गई। उसकी थोड़ी ही देर के बाद बूढ़ा नेपाली 2 कप चाय ले आया। उसने गालबन बमला को भी आते हुए देख लिया था। तहखाने से दीनानाथ की चीहों की आवाजें मैं भी सुन रहा था। 20-25 मिनट के बाद आवाजें आना बंद होगी और फिर शेरपा बरामदे वाले दरवाजे से बाहर आता हुआ दिखाई दिया। उसके कांधे पर एक बोरी लाद रखी थी जिसका मुंह रस्सी से बंधा हुआ था। बूढ़ा नेपाली भी दौड़ता हुआ उसके पीछे ही बाहर आ गया। उसने कार की डिक्की खोल दी। शेरपा ने बोरी डिक्की में डाल दी और बूढ़े से कुछ कहता हुआ हमारे पास आ गया। थोड़ी देर बाद बूढ़ा उसके लिए भी चाय ले आया। शेरपा का चेहरा तासुरात से बिल्कुल आरी था। मैंने अंदाजा लगा लिया था कि डिक्की में रखने वाली बोरी उसमें क्या हो सकता है। कहीं जा रहे हो शेरपा? बमला ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। इस बोरी में क्या है जो तुमने कार की डिक्की में रखी है? दीनानाथ की लाश, शेरपा ने स्पार्ट लहजे में जवाब दिया। बमला एकदम उछली, कब उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। उसने मुंह पर हाथ रखकर उबकाई रोकने की कोशिश की मगर उसे क्या हो गई। मैं अपना कप मेज पर रखकर तेजी से उसकी तरफ लपका। शेरपा भी परेशान हो गया। उसने बूढ़े को आवाज देकर ठंडा पानी मंगवाया और बमला के सामने दोजानू होकर बैठ गया। माफ करना मेम साहब, वो माजरत अमेज लहजे में बोला। मुझे आपके सामने ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, पर क्या करूं, मैं बहुत ही सीधा आदमी हूँ, झूठ नहीं बोलता। आपने पूछा बोरी में क्या है, मैंने बता दिया। आप तो बहुत बहादुर औरत हो, मुझे क्या पता आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी। मैंने शेरपा के कंधे पर हाथ रख दिया। उसके चेहरे पर नदामत के आसार उभर आए थे। बूढ़ा नेपाली पानी ले आया था। बमला ने कुल्ली की, मुंह पर छींटे मारे और कुर्सी पर बैठ गई। शेरपा चंद लम्हे उसकी तरफ देखता रहा, फिर उठकर गाड़ी में बैठ गया। उसके साथ ही उसने बूढ़े को गेट खोलने का इशारा कर दिया। गाड़ी का इंजन स्टार्ट हुआ और वो हरकत करके गेट से बाहर निकल गई। मैं थोड़ी ही देर तक बमला के साथ ही लॉन में बैठा रहा, फिर उसे वहीं छोड़कर हाल में आ गया और फोन का रिसीवर उठाकर पुलिस हेडक्वार्टर का नंबर मिलाने लगा। इंस्पेक्टर आजम खां को मालूम था कि मैं पांडे की हवेली में ठहरा हुआ हूँ। हवेली की आतिशज़दगी की इतला तो सुबह सवेरे ही शहर पहुंच गई होगी और अब हर तरफ से पुलिस वहां पहुंच चुकी होगी। आजम खां को जब पता चलेगा तो वो बहुत ही परेशान होगा। आजम खां चंद मिनट पहले ही दफ्तर पहुंचा था। मेरी आवाज सुनते ही वो तो चीख उठा, अरे कहाँ हो तुम? बमला कहाँ है? हम महफूज हैं, मैंने जवाब दिया। मुझे अफसोस है कि भागदौड़ की वजह से तुम्हें इतला नहीं दे सका। क्या हुआ? हवेली को आग कैसे लगी थी? आजम खां ने पूछा। अब सूरत हाल कैसी है? मेरा मतलब है कि हवेली की आग बहुत खौफनाक आग थी। आजम खां ने बात काट दी। पूरी हवेली राख का ढेर बन चुकी है, अभी तक मलबा नहीं हटाया जा सका। शुबा है कि इस मलबे में कुछ लाशें भी दबी हुई हैं, 5 लाशें, मैंने जवाब दिया। और चंद लम्हों की खामोशी के बाद उसे इन पंडितों के बारे में बताने लगा जो पांडे से अपना हिसाब किताब करने आए थे। आग महज इत्तेफाक से लगी थी, मैं आखिर में कह रहा था, लेकिन नेपाली मुलाजमा और पांडे को इससे पहले ही गोली मारकर हलाक किया जा चुका था। हम लोग बर वक्त हवेली से बाहर निकलने में कामयाब हो गए थे। मैं इस वक्त सोमवानाथ के इलाके में स्टोपा के आसपास एक बंगले में मौजूद हूँ और तुम्हारे लिए एक और दिलचस्प इतला है, लेकिन 1 घंटे बाद मैं खुद तुमसे मिलूंगा। तुम कांतिपात के करीब सिद्धार्थ होटल में आ जाओ। 1 घंटे बाद मैं भी पहुंच जाऊंगा, तफसील से बात होगी, आजम खां ने कहा। मैंने फोन बंद कर दिया। तकरीबन आधे घंटे बाद शेरपा वापस आ गया। उसकी वापसी पूरे 1.5 घंटे बाद हुई थी। मैंने उससे ये नहीं पूछा कि वो दीनानाथ की लाश को कहाँ छोड़ आया था। मधुमाला भी जाग गई थी। एनेस्थीसिया का असर जायल होते ही टांग में तकलीफ शुरू हो गई थी। मायावती ऐसे ही मौके के लिए कुछ गोलियां दे गई थी। बमला ने उसे 2 गोलियां खिला दी।
जिससे दर्द में बदतरीज कमी आती चलेगी। 1 घंटे बाद मैं कांति पाथ से मुल्हिक एक जैली सड़क पर वाक़या सिद्धार्थ होटल में इंस्पेक्टर आजम के साथ बैठा हुआ था। उसके साथ बरिंद्रा भी था। मैं एक बार फिर उन्हें हवेली में पेश आने वाले वाक़े की तफसील बता रहा था। हवेली की आतिशज़दगी का पिछले दिनों पेश आने वाले वाक़यात से कोई ताल्लुक नहीं है। अलबत्ता मेरे पास एक और अहम इतला है जो नागपाल वगैरह के हवाले से तुम्हारे लिए कारामद साबित हो सकती है। मसलन आजम ने सवालिया नजरों से मेरी जानब देखा। नागपाल के आदमी जनूब के पहाड़ी इलाके में जहां पोस्ट की काश होती है, हीरोइन की फैक्ट्री लगाने के इम्कानात का जायजा लेने के लिए गए हुए हैं। उनके साथ गोल्डन ट्रायंगल के जनरल खोराट के भी 2 आदमी हैं। और ये बात मैंने तुम्हें शुरू में बताई थी कि जनरल खोराट यहाँ पोस्ट की काश वाले इलाकों पर कब्जा करने के मंसूबे बना रहा है और नागपाल जैसे बेजमीर लोग इस मंसूबे को कामयाब बनाने के लिए उसकी मदद कर रहे हैं। अब ये सोचना तुम लोगों का काम है कि उनके इस मंसूबे को किस तरह नाकाम बनाया जा सकता है। तुम्हें ये इतला कहाँ से मिली कि नागपाल के आदमी उस तरफ जा चुके हैं? ये सवाल बरिंद्रा ने कहा था। कुछ मुखलिफ किस्म के लोग मेरे लिए भी काम कर रहे हैं। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सोम्बा के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। वो नागपाल का बदतरीन हरीफ है और उसकी ताक में रहता है। ये इतला मुझे इससे मिली है। ठीक है, बरिंद्रा ने गहरा सांस लेते हुए बोला। जुनूब में देपाल और सीलगढ़ी में हमारे 2 बड़े मजबूत पुलिस स्टेशन हैं। पोस्ट की काश भी ज्यादातर उन्हीं इलाकों में होती है। उससे 50-60 किलोमीटर आगे भारतीय रियासत हिमाचल प्रदेश की सरहद मिलती है। मैं आज रात ही इन दोनों पुलिस स्टेशनों को इतला देकर उन इलाकों की निगरानी शुरू करवा देता हूँ ताकि मुश्तबा अफराद पर निगाह रखी जा सके। अगर शुरू ही में इन पर कारी ज़रब लगा दी जाए तो वो लोग अपने कदम नहीं रोक सकेंगे, अपने कदम नहीं जमा सकेंगे। एक बात और, मैंने बारी बारी दोनों की तरफ देखते हुए कहा, मैं 4 तारीख को दवनगरी रेंज में वाक़या रॉयल धरतपतन हंटिंग रिजर्वायर की तरफ जा रहा हूँ। वापसी में 1-2 दिन लग जाएंगे। वहां तुम्हारा क्या काम है? इंस्पेक्टर आजम ने मुश्तबा नजरों से मेरी तरफ देखा। वो हंटिंग रिजर्वायर तो रॉयल फैमिली के लिए है। वहां तो किसी भी आम आदमी को जाने की इजाजत नहीं है। मैं जानवरों का शिकार खेलने नहीं जा रहा, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। सुना है उस शिकारगाह के आस पास भी किसी जगह पर खिचड़ी पक रही है। मैं यही मालूम करने जा रहा हूँ कि क्या गड़बड़ है। कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो? इस मर्तबा बरिंद्रा ने मुझे घूरा। बिल्कुल नहीं, मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए झूठ बोला। लेकिन अगर कोई गड़बड़ हुई तो मैं तुम्हें इतला देने में देर नहीं लगाऊंगा। मेरा ये कार्ड अपने पास रख लो। बरिंद्रा ने जेब से अपना विजिटिंग कार्ड निकालकर मेरी तरफ बढ़ा दिया। अगर कोई गड़बड़ हो तो बिला तहीर वहां के पुलिस स्टेशन से राब्ता कर लेना। वो लोग तुम्हारी हर मुमकिन मदद करेंगे। लेकिन मैं धरपतन में नहीं रहूंगा, मेरी मंजिल तो उससे बहुत आगे है। बहरहाल मैं कार्ड रख लेता हूँ, शायद कहीं और काम आ जाए। मैंने झिझकते हुए उसका कार्ड लेकर जेब में डाल दिया। 1-1.5 घंटे बाद हमारी ये मुलाकात खत्म हो गई। मैं वहां से अस्पताल चला आया। थोड़ी देर शोभा के पास बैठकर वापस आ गया। जब मैं कमरे से निकल रहा था तो मायावती ने कहा कि वो मधुमाला को देखने के लिए शाम को आएगी। अस्पताल से निकलकर मैं काफी देर तक बाजारों में घूमता रहा। कई जगहों पर कुछ देर के लिए रुका भी। हर शख्स की जुबान पर भूतनाथ में हवेली की आतिशज़दगी का जिक्र था, लेकिन कोई भी नहीं जानता था कि हवेली में आग कैसे लगी थी। 1-2 जगहों पर यह दिलचस्प बातें भी सुनने में आई थी कि ये सब इन बदरूहों की कारस्तानी है जिन्हें इस दौलतमंद शख्स ने किसी तरह वहां से निकाल दिया था और गुज़श्ता रात वो बदरूहें वापस आ गई थी और उन्होंने सब कुछ जलाकर राख कर दिया था। हाँ, वो पंडित जो बदरूहों से भी ज्यादा खौफनाक थे, जो अरसे से साबिक पुलिस इंस्पेक्टर के पीछे लगे हुए थे और बिलाहिर उसे जलाकर भस्म कर डाला था और वो खुद भी इस आग में जलकर भस्म हो गए थे। 4 दिनों में मधुमाला की हालत काफी बेहतर हो गई थी, लेकिन अभी वो चल फिर नहीं सकती थी। और फिर उस रोज जब मैंने उन्हें बताया कि हम माउंट एवरेस्ट की तरफ जा रहे हैं तो मधुमाला के चेहरे पर उदासी छा गई। शेरपा भी अफसरदा सा हो गया था। मैं एक बात बताता हूँ आपको साहब जी, वो जल्दी से बोला, तुम इतना मुश्किल सफर मत करो, मौसम भी अच्छा नहीं है। आप कोदारी चले जाओ हमारा बेबी के कबीले में। ये गांव चाइना रोड पर है, वहां से तुम सागर माता का नजारा कर सकेगा। बहुत से टूरिस्ट सागर माता यानी कि माउंट एवरेस्ट की चोटी का नजारा करने उधर ही जो जाते हैं।
आप भी उधर ही जाओ। सरदार कुदारी को पता चलेगा कि तुम उसका बेबी के पास से आया है तो वो बहुत खुश होगा, तुम्हारी बहुत खातिर करेगा। नहीं शेरपा, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, पहले हम दसवली बाजार जाएंगे। एक दिन वहां क्याम करने के बाद वापस खटमंडू से होते हुए एवरेस्ट का रुख करेंगे और फिर उसी शाम मैं और बमला उनसे रुखसत होंगे। उस वक्त मायावती भी वहां मौजूद थी। मैंने उसे मधुमाला का और शोभा का ख्याल रखने का भी कह दिया। उस वक्त शाम होने में कुछ देर बाकी थी। शहर से निकलकर मैंने गाड़ी का रुख जुनूब में पृथ्वी हाईवे की तरफ मोड़ दिया। वैसे दसवली की तरफ मेरा जाने का कोई इरादा नहीं था। वहां पर से पृथ्वी हाईवे पहाड़ों पर बल गाती हुई गोरखा नामी शहर की तरफ सड़क चली गई थी। मेरा ख्याल था कि आधी रात से पहले हम 200 किलोमीटर का फासला तय करके पोखरा पहुंच जाएंगे और रात का बकिया हिस्सा वहां गुजार कर अपनी असल मंजिल की तरफ रवाना हो जाएंगे। आधे घंटे बाद सूरज गरूब हो गया। मैंने कार के हेडलैम्प्स रोशन कर दिए और इस बल खाती हुई सड़क पर ट्रैफिक से बचने की कोशिश करता हुआ मुनासिब हद से कार की रफ्तार बढ़ाता चला गया। हम रात के 11 बजे के करीब पोखरा पहुंच गए थे। खटमंडू के बाद ये नेपाल का दूसरा बड़ा शहर था। यहाँ हवाई अड्डा भी था। विंध्यावसन मंदिर की वजह से भी यहाँ लोगों की आमदोरफ्त बहुत ज्यादा थी। हिंदुस्तान की तरह यहाँ भी हिंदू मंदिरों की यात्रा के लिए पूरे मुल्क में यहाँ पे हिंदू घूमते रहते थे। बाजारों में इस वक्त भी खासी रौनक थी। बाज इलाके तो ऐसे थे जहाँ पर दिन का गुमा होता था। दौलतमंद लोग नाइट क्लबों और बड़े बड़े होटलों की रंगरलियां मनाते थे और मेहनतकश और गरीब लोग दिन भर काम काज की थकन उतारने के लिए रेस्टोरेंट्स और ऐसे छोटे मोटे होटलों में जमा रहते थे जहां रक्स और मौसीकी का प्रोग्राम भी होता था। एक कप चाय, कॉफी या ताड़ी के एक पैक के साथ ये लोग रक्सो मौसीकी से भी लुत्फानंदोज हो लेते थे और इसी को जिंदगी की बहुत बड़ी अयाशी समझते थे। हमें दरमियाने दर्जे के एक होटल में कमरा मिल गया। रेस्टोरेंट में खाना खाने के दौरान भी वेटर से धरपतन जाने वालों के रास्ते के बारे में मैं दरियाफ्त करता रहा। वेटर ने हमें यह भी मशवरा दिया था कि खाने के बाद हम तफरीह से लुत्फानंदोज होना चाहें तो तीसरी मंजिल पर वाक़या नाइट क्लब में जा सकते हैं। होटल में क़याम पजीर मेहमानों से एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिए जाते। इसके साथ ही ये पार्ट अपने इख्तिताम का पहुंचा।